Okay, good morning students. Welcome on the platform of RPS online classes. In the previous class, the topic was reflection and refraction. पिछली क्लास में हमारा टॉपिक था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोग ना रिफ्लेक्शन का जो डिफिनेशन था वो हम लोग पढ़ चुके थे। रिफ्लेक्शन क्या है, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। आफ्टर दैट जैसे सेम मीडियम बैक है ना, सेम मीडियम, या मतलब कंफर्म रहिए कि अगर लाइट जिस मीडियम से आ रहा हो उसी मीडियम में वह रिटर्न बैक होता है तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इस रिफ्लेक्शन के लिए जो लॉ था उसको भी हम लोग पढ़ चुके थे, और उस लॉ को जो कहा था रिफ्लेक्शन के लॉ में कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल will always lie in the same plane or meets at the same point, and the angle of incidence and the angle of reflection will always equal। ये दो रूल हैं हमारे, इसको हमें हमेशा माइंड में रखना है। अब देखिए इसके बाद एक जो इस रिफ्लेक्शन पे बेस, मतलब इस रिफ्लेक्शन का यूटिलाइज करते हुए जो सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं या डायग्राम होते हैं, उसमें आता है एक ही तुम्हें डायग्राम शो करना होगा, ठीक है। डायग्राम बेस्ड और कैलकुलेशन बेस्ड, डायग्राम बेस्ड और कैलकुलेशन बेस्ड, ये दो तरह के क्वेश्चन होंगे। तो डायग्राम बेस्ड में तुम्हें कहेगा कि इफ लाइट इंसिडेंट्स एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री देन फाइंड आउट द angle of reflection and also draw या show the diagram for reflected path। मतलब लाइट अगर 30 डिग्री पे इंसिडेंट होता है तो उसको डायग्राम से उसके रिफ्लेक्टेड लाइट रे को भी बताओ और उसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में कहता है, लैंग्वेज में सुन लीजिए कि क्वेश्चन को लिखने में टाइम जाएगा फालतू का। इफ लाइट रे इंसिडेंट एट 30 डिग्री देन, ठीक है, कहता है इफ लाइट रे इंसिडेंट्स एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो हमने क्या कहा था कि जब तक यह लाइट रे का एंगल कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं दिया जाए उस एंगल को हम लोग उसके नॉर्मल के साथ कंसीडर करेंगे। ये इसका नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ यह एंगल कहता है 30 डिग्री है। तो इसके रिफ्लेक्टेड पाथ को डायग्राम की हेल्प से बताइए और उसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी बताइए। तो डायग्राम का मतलब या इस लॉ को, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको यूज करते हुए अगर देखा जाए तो जस्ट यह लाइट रे हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा, इसको यहां पर लिख सकते हो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड एंगल। एंगल के लिए हम लोग एंगल कर सकते हैं। यहां देखिए हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पर 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। therefore एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख दे सकते हैं 30, ठीक है। ये इसका एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो गया। दूसरा अगर यहाँ पर पूछ देता कि द लाइट इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री देन find out the angle of reflection with the reflecting surface and also draw the path of reflected light rays। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करें, देखिए यह 30 डिग्री आ गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या,
हमसे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब यह जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके रेस्पेक्ट में बताना है। ये तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में हम लोग ने उसको रूल से ही फाइंड आउट कर दिया, बट यहाँ जब हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे तब वो क्या आएगा, तो देखिए ज्योमेट्रिकल हेल्प से देखो इसलिए नॉर्मल कितना एंगल बनाता है, तो नॉर्मल बनाता है 90 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल बनाता है 90 डिग्री और 90 डिग्री में से यह 30 डिग्री फाइंड आउट हो चुका है। देन कितना रिमेनिंग एंगल हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब यह जो एंगल होगा ये वाला पार्ट ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इसमें तीनों ही कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया कि यह जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद नॉर्मल देखा जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, और अगर इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हमें इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पूछता है तो वह नॉर्मल 90 डिग्री का बनाता है। उस 90 डिग्री में से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल माइनस कर देंगे, तो आफ्टर दैट द रिमेनिंग एंगल विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह से वैसे 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब एक यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछते हैं कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलरली टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब इस क्वेश्चन में यह कहा कि यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है परपेंडिकुलरली, तो परपेंडिकुलरली होगा मतलब इसके साथ 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलरली वह इंसिडेंट होगा 90 डिग्री के साथ इंसिडेंट होगा, तो 90 डिग्री के साथ ही रिफ्लेक्ट भी होगा, इसलिए वह जो लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा सिंबल बनाएगा और उस टाइम पर एक ही इंसिडेंट रे, ठीक है, एक ही रिफ्लेक्टेड रे और एक ही नॉर्मल, एक ही ट्रैक रे, ये तीनों हो जाए। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद अगर एक क्वेश्चन तुम्हें और यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए जो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कर लेते हैं और उसके बाद होमवर्क में हम तुम्हें जो क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को करके हमें तुम सेट करोगे। ठीक है, यहाँ देखिए अगर यह कहते हैं कि इफ लाइट इंसिडेंट एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री with respect to reflecting surface, then find out the angle of reflection with what? Reflecting surface. ठीक है, यहां पर यह वाला एंगल हमसे फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां हम लोग लॉजिकली इस चीज को देख सकते हैं और एक बार नहीं एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं, जो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं उसकी बेसिस पर यहाँ एक नॉर्मल होना चाहिए था, ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। अब जब ये 50 डिग्री यहाँ है और ये नॉर्मल इसके साथ ऐसा 90 डिग्री बनाता है, तो इसका मतलब यह कितना होगा, 40 डिग्री होगा। नॉर्मल, यह नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया, जबकि इंसिडेंट लाइट रे 50 डिग्री बनाया है, तो यह इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच कितना एंगल होगा, तो 90 में से 50 को माइनस कर दीजिए, तो 40 डिग्री हो गया। अब यह अगर 40 डिग्री है तो यह कितना होगा, यह भी 40 डिग्री ही होगा, और यह 40 डिग्री हो गया और ये टोटल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री में से 40 डिग्री माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 50 डिग्री होगा। क्लियर है? यह 3-4 एग्जाम्पल हम लोग किए हैं, इसके इस पे बेसिस जो भी न्यूमेरिकल्स होगा उसको इस तरीका से हेल्पफुल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके के डायग्राम के हेल्प से या फिर तुम्हें लैंग्वेज में कर दिया जाएगा कि लाइट इंसिडेंट एट दिस एंगल, देन यू हैव टू ड्रॉ बाय सो द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करते हुए जैसे कह रहा है इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पर इंसिडेंट मोड़ दीजिए, यहाँ पर
इस तरीका से डायग्राम के हेल्प से बताया जा सकता है। और हमने तुम्हें एंगल किसी के भी रेस्पेक्ट में कहेगा तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका बता दिया, इसके हेल्प से तुम इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेसिक सा एग्जांपल है, क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन का यह न्यूमेरिकल्स, इस पे बेस्ड हम लोग 5-7 क्वेश्चंस जो अभी हम तुम्हें होमवर्क में सेंड करेंगे, उसके बाद उसे सोल्व करके फिर इन द इवनिंग पोस्ट करोगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं या इस साल 10th क्लास में हैं, वो सब के सब अपना होमवर्क में डेफिनेटली ग्रुप में पोस्ट करो, क्योंकि यह तुम्हारा होमवर्क ही हमें यह नोटिस कर रहा है कि तुम एक्टिव हो, तुम स्टडी कर रहे हो। और इन फ्यूचर हमें किसी भी तरीका का रिकॉर्ड्स की जब जरूरत पड़ेगी तो हम इन्हीं से, तुम्हारे होमवर्क वाले सेशन से ही हम तुम्हारा प्रोजेक्ट कैलकुलेट करेंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट, आई थिंक इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज द कंपल्सरी, it is compulsory to all of you be active in your group, and every day you have to post your homework with writing your name, class, roll number and subject in the caption. It is not important, it is compulsory. ठीक है, यह कंपल्सरी है तुम्हारे लिए, यह करना है, और यह नहीं करते हैं तो तुम अपना लॉस करते हो। ठीक है, ओके। और अगर तुम्हें किसी को भी उस जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होते हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन हो जाता है तो वह तुम पूछ सकते हो इवनिंग टाइम पे, तो हम उसे डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में अगर जरूरत होगी तो वीडियो के थ्रू या फिर तुम्हें मैसेज के थ्रू हम तुम्हें हेल्प करेंगे। बट जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को हर हाल में क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम लोग ना अब इस रिफ्लेक्शन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने क्लियर किया। अब एक बात बताइए, इसको हम लोगों ने क्या कहा था? इसको हम लोगों ने कहा था रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब दैट सरफेस which is capable to return back the incident line, that is known as reflecting surface। जैसे देखिए, सिंपल तुम लोग देखते हो, अगर तुम्हारे घर में जो गैरेज बनाते हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, अगर वो व्हाइट कलर का तुम उसको कलर करा चुके हो और उसमें अगर तुम अपना रेड कलर का फोर व्हीलर ले जाकर के पार्क करते हो तो क्या होता है, वह पूरा जो मतलब वाल है वह रेडिश कलर टाइप का दिखता है, हल्का लाल टाइप का दिखता है। तो वह कलर कहां से आ रहा है? देखिए, लाइट इंसिडेंट हुआ तुम्हारे गाड़ी पे, तुम्हारे कार पे, और वहां इंसिडेंट होने के बाद वह जो सरफेस है वह पॉलिश किया गया है, रेड कलर से पेंट किया गया हुआ है। तो पेंट होने की वजह से वह पहले जो रफ सरफेस होता है उससे स्मूथ हो चुका है, और स्मूथ होने की वजह से वह वहां से उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो उसका अपना लाइट है उसमें मिक्स करके, मतलब जो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसके साथ वह रेड लाइट को मिक्स कर रहा है और तब रिफ्लेक्ट कर रहा है। वह रिफ्लेक्ट अगर वहां पॉलिश करने से वह कलर चेंज कर सकता है, तो इसका मतलब हम लोग रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को और ज्यादा एनहांस करना चाहें, इंप्रूव करना चाहें, तो इसका मतलब हमारे पास यह टेक्निक है कि अगर हम पॉलिश कर दें, बढ़िया से बढ़िया तरीका से पॉलिश कर दें, तो वह डेफिनेटली हमें उस पॉलिश की वजह से हम लोग उसको और क्लियरली विजिबल देख सकते, कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक टेक्निक होता है जिसके वजह से इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को पॉलिश कर दिया जाता है, और पॉलिश करने का मतलब इस तरीका से अगर हम कहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग मिरर बोलते हैं। और इस मिरर को डिफिनेशन में हम लोग यह बोल सकते हैं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस which is polished from one side to increase or enhance the property of reflection is known as mirror। ठीक है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के वन साइड से, किसी एक साइड से पॉलिश कर देते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए उसे हम लोग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर, MIRR, मिरर। अब यह मिरर कितने तरह का होगा? यह मिरर बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है, यह मिरर बेसिकली दो तरह के होते हैं। उसमें हम लोग प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, या इसके सरफेस के अनुसार, या इसके सरफेस के अनुसार प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर।
ठीक है, इस तरह के आप इस चीज के पॉलिश होते हैं, यहाँ पॉलिश कर दिया गया, यहाँ पॉलिश कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पॉलिश कर दिया गया। तो इन सभी को हम लोग अभी आज की क्लास तक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर से स्टार्ट करेंगे और मिरर के इंपॉर्टेंट टर्म्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू।